औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो Z9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंजुम मलिक और मैं आपके साथ होता हूँ एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। Z9 टेलीविज़न का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपकी आवाज़ है। आपका कभी भी कोई मैसेज हो जो आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कम्युनिटी को देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स स्क्रीन पे हैं, मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद लिख सकते हैं। आपकी फ़ीडबैक प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़रूरी है, इसी से हम अपना प्रोग्राम को बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर प्रोग्राम लेके आ सकते हैं। बेहतर गेस्ट जो हैं हम उनको लाइन अप कर सकते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे और डिफरेंट कंटेंट पे हम बात कर सकते हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि हर प्रोग्राम जो है वो पहले से बेहतर हो और कंटेंट वाइज भी बेहतर हो। जो हमारे गेस्ट आएँ वो इन आपके साथ जो शेयर करें इन्फॉर्मेशन, वो उनकी एक्सपर्टीज़ हों जिसके ऊपर कि वो सालों से काम कर रहे हैं और आप तक जो इन्फॉर्मेशन जाए वो बड़ी ऐसी जाए कि जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ बॉनी करामी थी। आज ख़ास तौर पे मैं इस बात का दोबारा उसको रीइटरेट कर रहा हूँ कि मैंने उनसे ख़ास तौर पे एजाज़ चौधरी साहब के का जो मर्डर हुआ था बाय पील पुलिस, उसके हवाले से उनसे मैंने बहुत डिटेल से बात की और उन्होंने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मेरे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे ये कहा कि SIU इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस इंसिडेंट को और उसकी जब रिपोर्ट जो है वो जब पब्लिसाइज होगी या सामने आएगी तो डेफिनेटली शी विल बी कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू अस और आई विल बी आस्किंग हर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन रिगार्ड टू दैट रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेस्ट है अभी भी और दिस इज़ द थर्ड वीक वी आर इन जब ये इंसिडेंट हुआ था। मेरी भी कोशिश ये है कि हम जितना इस इंसिडेंट को हाईलाइट कर सकें और जितना कंडेम कर सकें हम अपने प्रोग्राम्स के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से वो हम करें। और अगले प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि पील पुलिस से उनका एक स्पोक्समैन जो है उनसे हम थोड़ा सा बात करें। ये जो वायलेंस है दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो एक्सीडेंट्स हमारी कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं पील रीजन के अंदर ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे ये जो सिस्टमिक रेसिज्म है इसके ऊपर हमारी उनसे बात हो। तो कोशिश मैं करूँगा कि उनसे डिटेल से हम बात करें और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं हमारी कम्युनिटी सुनना चाहती है, बाकायदा पील पुलिस से ख़ुद वो उनसे हम लें और उनसे हम बात करें। आज के प्रोग्राम में मेरे दो गेस्ट हैं और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे, दो टॉपिक्स हैं आज जो जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। पहला जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रियल स्टेट लॉ। रियल स्टेट लॉ के अंदर जो आपके रेजिडेंशियल क्लोजिंग्स होती हैं, जो कमर्शियल क्लोजिंग्स होती हैं, उसके बाद रियल स्टेट लॉ में आपको क्या पता होना चाहिए जब आप क्लोजिंग करने जा रहे होते हैं तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ पे भी बात करेंगे कि इस शहर के अंदर अगर कभी आपके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए कि आपको पता होना चाहिए कि ओंटारियो में आपके राइट्स क्या हैं और यहाँ जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं और आप कैसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू अ क्रिमिनल लॉयर। और उसमें ख़ास तौर पे अगर आपकी कभी कोई क्रिमिनल फाइल बन जाती है जो CPEC के अंदर जो पुलिस उनके सिस्टम में चली जाती है, उसको अगर आपने डिस्कस करना है किसी लॉयर के साथ तो कैसे कर सकते हैं, उसको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है और दूसरा हमारा जो टॉपिक है ख़ास तौर पे वो आज इमिग्रेशन के हवाले से है। इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स ओवर द ईयर्स हुए हैं और लिबरल पार्टी जब से पावर में आई है उसके बाद जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने आई थिंक बिलीव के 2 इमिग्रेशन मिनिस्टर्स चेंज किए हैं। तो थोड़े से जो चेंजेस आई हैं उस हवाले से भी हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे आजकल ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसके अंदर इमिग्रेशन कैसे काम कर रही है। अगर आपके कोई अज़ीज़ जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो कनाडा आना चाहते हैं और आने के लिए उनके लिए क्या क्या ऐसे मौक़े यहाँ पर अवेलेबल हैं और कौन कौन से प्रोसीजर से इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कनाडा में आ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इन ऑल दोज इश्यूज़ टुनाइट
और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मेरा ईमेल एड्रेस जो है फीडबैक के लिए वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, वॉइस ऑफ टोरंटो 2020@gmail.com पर आप मुझे फीडबैक लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या आप कहीं भी किसी किस्म का भी आपका काम है और आप चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस की तफसील जो है वो बेहतर तरीके से हम प्रमोट कर सकें, तो ये जो Z9 का प्लेटफॉर्म है, इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। और स्पेशली हमारी रीच जो है वो पूरे GTA में और सारे सबर्ब्स में है। तो अगर आप GTA में कहीं भी बिज़नेस कर रहे हैं तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल फॉर यू। आप मुझसे बात कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो भी हमारी स्क्रीन्स के ऊपर हमेशा रहता है। यू कैन गिव मी अ कॉल एंड टॉक टू मी। और फिर हम आगे चल के अपने गेस्ट से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले जौन से भी गेस्ट अवेलेबल हैं इमिग्रेशन के हवाले से या इन रिगार्ड्स टू जो लॉ है, जो रियल स्टेट लॉ की जी मैं बात कर रहा था, उस हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ दो गेस्ट होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस प्रोग्राम को वॉच कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, और इट विल कम आउट टू यू अमेजिंगली ऑफ सम बेनिफिट आई एम श्योर। और अगर आप ऑब्वियसली किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, सो चाहे वो घर की क्लोजिंग है या कोई बिजनेस क्लोजिंग है, तो यू नीड टू नो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ कि वो क्या हैं, और इमिग्रेशन के हवाले से भी ख़ास तौर पे। तो हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में आज थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था कि इमिग्रेशन के हवाले से आज हम डिटेल से बात करते हैं, कुछ इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं, जो नई कैटेगरीज हैं उसके हवाले से बात करते हैं। तो हमारे साथ वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ बीन एन एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इन कैनेडा, एंड ही इज़ रनिंग हिज ओन कॉरपोरेशन नाउ, जस्ट टू कैनेडा इंक, एंड मिस्टर अनु लाल इज़ विद अस दिस आफ्टरनून। अनु जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल लिसनर्स ऑफ द शो। बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, बट आई होप यू आर सेफ एंड योर ऑडियंस एंड एवरीबॉडी इज कीपिंग देमसेल्व्स सेफ इन दीस चैलेंजिंग टाइम्स। जी, I'm sure that we are in a challenging time, and I believe that this time will pass. और आहिस्ता आहिस्ता things are streamlining to a better future, I believe. Inshallah, for sure. I hope this happens for everybody. जी। Yes. सबसे पहले अनु जी ये बताइए थोड़ा सा, जस्ट टू कैनेडा इंक आपकी जो कंपनी है उसकी सर्विसेज क्या क्या हैं, और फिर हम थोड़ा सा डिटेल में आज बात करेंगे आपके साथ जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बिजनेस इमिग्रेशन है, जो स्किल्ड कैटेगरी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर कंपनी इन अ बिट फॉर नाउ। जी, for sure. Our company was founded back in 1993. तो कहते almost 27 साल हो गए इस काम को करते। This is all we do for a living. We've been assisting people, हर किस्म के जॉनर के लोग, चाहे वो skilled workers हों। Mostly जो हमारा काम है वो skilled workers और business immigration का ही रहा है। और पिछले कोई समझ लीजिए 5 साल में हमारी जो तवज्जो रही है वो मोस्टली बिजनेस कैटेगरी में रही है। वो उसके लिए बिकॉज कनाडा की एक बड़ी एवर चेंजिंग मार्केट रही है, और उसमें पहले इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स में मोस्टली स्किल्ड वर्कर्स ज्यादातर आते थे। रूल्स चेंज होते रहे, और एक सिचुएशन आई जब उन्होंने वो CRS सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का, और उसके हिसाब से आज अगर आप मान के चले तो आज 479 के 480 का स्कोर है, जिसमें वो स्किल्ड वर्कर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और ये खासा बहुत हाई स्कोर है। इन अदर वर्ड्स वही लोग जनरली क्वालिफाई कर पाते हैं जो कनाडा में 1 साल रह चुके हों, उनकी इंग्लिश में IELTS स्कोर उनका 8 बैंड का हो, जनरली वो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। और इसलिए एंड वंस यू आर ओवर 35 years of age तो आपके पॉइंट्स कम होते जाते हैं आपके एज के हिसाब से। सो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो जनरली उस जॉनर के लोगों के लिए है, या उन जॉनर के लोगों के लिए है जो लेट्स से अबाउट 40 प्लस हैं जी, और they can't make enough points on age,
और मे बी इवन फॉर दैट मैटर एजुकेशन. सो उन लोगों के लिए जो बिजनेस कैटेगरी के काफी सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में कुछ तो उस पर मैं वापस जाऊंगा बिजनेस कैटेगरी पे, बिकॉज दैट इज द एरिया दैट वी रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन, एंड वी हैव आपकी एक्सपर्टीज जो है वो बिजनेस एरिया में ज्यादा है. वो इसीलिए है सर, बिकॉज अगर हम उस पे चलें कि हम कोई भी केस लेते रहें जो 30 साल का हो या 32 साल का एप्लीकेंट हो, और हम उनके केस पे अगर हम काम करें, और अगर उनका आइल्स का स्कोर जनरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अगर उनका स्कोर 6-6.5 बैंड का है, तो जनरली दे आर नॉट एबल. उनकी एप्लीकेशन बहुत लोग ले लेते हैं, उनको हम पूल में डाल देते हैं, और पूल में वो एप्लीकेशन 1 साल पड़ी रहती है, बिकॉज जो हायर CRS स्कोर वाले हैं उनका नंबर पहले आता है ऑब्वियसली. अच्छा, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा जरा वजाहत कर दीजिए, हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं आगे चल के अनु जी, कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो कैनेडियन इमिग्रेशंस ने इस वक्त इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसमें कि लोग जो हैं वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं. क्वालिफाई तो वो तो एक बात का इशू है कि वो अप्लाई कर सकते हैं. वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं इस वक्त जो कि चल रहे हैं? जी अंजल भाई, उसमें ऐसा है कि अप्लाई करना और क्वालिफाई करना में एक बहुत बड़ा फर्क है. अप्लाई करने के लिए तो एक्सप्रेस एंट्री भी अवेलेबल है, और अप्लाई करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी भी अवेलेबल है, और अप्लाई करने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ आपकी बिजनेस कैटेगरी की एप्लीकेशंस भी हैं. तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एप्लीकेशन लेके उसको अप्लाई अगर हम कर दें तो इट एक्चुअली मीन्स नथिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे द एप्लीकेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. तो हम ज्यादा उसमें अप्लाई करेंगे, अपना तवज्जो देंगे कि फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेंट है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स या सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड सक्सेस की कहाँ बनती है, और उसमें अगर ऑप्शन हम उनको दें तो फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर्स हैं. अब ऑब्वियसली सीनियर मैनेजर अगर आज 45-50 ईयर्स ओल्ड हैं या 55 ईयर्स ओल्ड हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस एंट्री में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, या तो इवन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में भी नहीं कर पाएंगे स्किल्ड वर्कर्स में, और फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द एज सिचुएशन. तो उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है आने का, और वो रास्ता है आपका बिजनेस कैटेगरी का. बिजनेस कैटेगरी में आपका ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस कैटेगरी में आपके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, और बिजनेस कैटेगरी में कनाडा स्टार्टअप वीजास भी हैं. सो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं. तो मैं आपको जो सजेस्ट कर पाऊंगा, आपके क्लाइंट्स को जो सजेस्ट कर, आपके ऑडियंस को जो सजेस्ट कर पाऊंगा कि अगर वो किसी को यहाँ बुलाना चाहते हैं कनाडा में, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हम उनसे पहले क्लाइंट से, एप्लीकेंट से उनका ऑब्जेक्टिव पूछें कि वो किस एरिया में रहना चाहते हैं कनाडा के. और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट, अगर वो स्मॉल बिजनेस कनाडा में खोलते हैं तो किस तरफ है. हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, कोई लाइटिंग का स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई ऑप्टिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई डॉलर स्टोर खोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उसके बेस के ऊपर. और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिवली उस बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं, बिकॉज उसका मतलब ये है, कई लोग कहते हैं कि हम काम शुरू करना चाहते हैं पर हम इतने टाइम यहाँ पे रहेंगे, इतने टाइम यहाँ रहेंगे. सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी असर्टेन्ड और असेस्ड इन ऑर्डर टू फाइल एन एप्लीकेशन. इन ऑर्डर टू ये बताइए अनुज, आप ये बताइए कि जो बिजनेस कैटेगरी है, अब ऑब्वियसली हमारा शो जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, हर जगह हम रीच करते हैं, और हमारी व्यूअरशिप है वहाँ पर. तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आज देख नहीं रहे, जो लोग आपको सुन रहे हैं हमारे टेलीविजन के तवज्जुह से, आप बेसिक गाइडलाइंस उनको ज़रा बताइए कि उनके पास नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी कनाडा में, टाइम फ्रेम कितना होगा एप्लीकेशंस का प्रोसेस करने के लिए, आया कि वो उनको अकेले करना होगा, फैमिली के साथ इंक्लूड हो सकते हैं वो, उसमें बाद लैंडिंग में कितना टाइम लग सकता है, वो पूरा एक प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा समझा दीजिए. ओके, ये बहुत सारी चीजें हैं और पता नहीं इतने टाइम में हम सब एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं. टाइम है. ओके, सबसे पहले तो मैं अपना नंबर देना चाहता हूँ सबको, जो मेरा सेल नंबर भी है, पर्सनल नंबर, और साथ में उस पे व्हाट्सएप भी है. जी, आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है. वो चल रहे हैं. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. तो सबसे पहली चीज ये है कि वो ऑफ कोर्स मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जो हमारी वेबसाइट है myvisas.org,
myvisas.org। उस पे अगर आप जाएंगे तो उस पे हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं होम पेज पे। पहला तो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, दूसरा है बिजनेस इमिग्रेंट्स के लिए कि जो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में आना चाहते हैं, और तीसरा में रखा है उन लोगों के लिए जो श्योर नहीं है कि वेदर दे वुड क्वालिफाई इन स्किल्ड वर्कर कैटेगरी और वुड दे क्वालिफाई इन द बिजनेस कैटेगरी। तो वो भी उनके लिए हमने एक ऑप्शन रखी है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन हमें दे दें, बिकॉज हर एक केस दूसरे केस से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम क्लाइंट से ऑन अ 1-to-1 बेसिस पे बात करें, उनकी इंफॉर्मेशन हम इस पे वो कर सकें, उनको एक्सप्लेन कर सकें, उनको असर्टन कर सकें कि वो क्या चीज उनको कौन सी ऑप्शन उनके लिए सबसे बेहतर रहेगी। ये बहुत जरूरी चीज है। तो उसमें हम उनके जो भी उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनकी एज, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नेटवर्थ। जब नेटवर्थ पे आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास नेटवर्थ नहीं ज्यादा होती, लेकिन उनके पास इनकम, उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं कनाडा में आके स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए। वो भी लिक्विड कैश जिसको हम कह सकते हैं, लिक्विड कैश उनके पास अवेलेबल होता है, वो एक तरीका है। दूसरा ये है कि उनके पास लिक्विड कैश भी अवेलेबल है और उनकी खासी नेटवर्क भी है। तो वो उसमें काफी सारे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं जिसपे काम किया जाता है, जिसपे यू अप्लाई कर सकते हैं। और ओंटारियो में ही अगर आप चलें और देखें तो यहाँ पे 2 किस्म की स्ट्रीम्स हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में। एक है अगर टोरंटो में या टोरंटो के आसपास के इलाकों में सेटल होना चाहते हैं, जिसको हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, GTA। तो अगर उसमें सेटल होना है तो आपकी नेटवर्थ जो है वो कम से कम $8 लाख होनी चाहिए, और आपको कम से कम $5 लाख अपने बिजनेस में लगाना होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन यही जो रिक्वायरमेंट है ये आधी हो जाती है अगर आप आउटसाइड द GTA जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट सिर्फ $4 लाख है और आपको सिर्फ $2 लाख लगाना है, आधी भी नहीं, आधी से भी कम। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आप GTA में ही जाएं, बिल्कुल आप बिल्कुल तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आप गल्फ जा सकते हैं, आप वाटरलू जा सकते हैं, आप नाइग्रा फॉल्स जा सकते हैं, आप देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन एंड अराउंड जहाँ जो मैं काफी इंकरेज करता हूँ लोगों को। छोटे टाउन में जाएंगे तो if they do a good job तो वहाँ पे भी सक्सेस आपको अच्छी मिल सकती है। वहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल जो आपकी जो चाहे वो लीज हो आपकी, वो भी सस्ती होगी, रियल एस्टेट सस्ती होगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस आपके बिजनेस का सस्ता होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पे हम उनको पॉसिबली सजेस्ट कर सकते हैं सेटल होने के लिए। तो इन सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये असेस करें कि will they like to come as owner operator of a running business, or would they like to come in as a provincial nominee entrepreneur? So उसमें काफी सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो भी मैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। काफी सारे स्मॉल बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम they could even be going right up to gas stations. They could be buying so many other kind of businesses outside the GTA, dollar stores, lighting stores. There are so many things they can possibly look at, doing or pursuing. तो मेरा नंबर आपके पास आ ही रहा है, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट करें। मैं उनके साथ 1-to-1 बेसिस पे, हम लोग जूम पे, हम लोग व्हाट्सएप पे, वी डू अ वीडियो कॉल, वी सिट अक्रॉस विद द क्लाइंट, उनसे पूरी उनकी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं जो जरूरी है, जो हमें चाहिए होगी इन ऑर्डर टू असेस देम, एंड बेस्ड ऑन दैट वी प्रोवाइड देम विद अ सॉल्यूशन। अच्छा, 2 मेरे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई यहाँ ऑलरेडी विजिटर स्टेटस वीजा पे आया हुआ है कनाडा में, तो उसके क्या चांसेस हैं ओनर ऑपरेटर में या प्रिंसिपल नॉमिनी के अंदर जाने के लिए? एक्चुअली जो विजिटर पे यहाँ पे आया हुआ है और अगर वो क्वालिफाई करता है तो डेफिनेटली ओनर ऑपरेटर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो पहले वो जाके यहाँ पे होंगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस स्टडी कर पाएंगे, और ये एक रिक्वायरमेंट है सर्विस कनाडा की कि अगर उन्होंने आपको LMIA में अप्रूव करना है, आपका लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो एप्लीकेशन होगी एज अ CEO ऑफ द कंपनी, उसमें वो कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज वो ये देखते हैं कि यू आर अ मेजर स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो आपका कम से कम 50.1% का स्टेक होना चाहिए बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी चीज वो ये देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस ऑपरेशनल है, ठीक है, यानी ये बिजनेस एक्चुअली चल रहा है। सो स्टार्टअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और
हमारे इंटरव्यूज जैसे होते हैं, मैं आई वाज टॉकिंग टू एन ऑफिसर यस्टरडे आल्सो, वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो जाके देखें तो ये बिजनेस एक्चुअली चल रहा है कि नहीं। ये नहीं कि कल को चलेगा, पर अगर ये चल रहा है कि नहीं, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, नॉट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो भी अगर अवेलेबिलिटी है कि हाँ वो बिजनेस आपका सही चल रहा है और आप वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं, लोग काम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे बिकॉज यू विल बी इवेंचुअली, और द एप्लीकेंट विल बी मेजॉरिटी शेयर होल्डर, इवन 100% शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, वो खुद भी अपना बिजनेस चलाना चाहें, उसको तो आगे परस्यू करना चाहें, तो डेफिनेटली दे विल बी सीईओ ऑफ द और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो उसके बेस पे वो उस बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल लुक आफ्टर ऑल दी प्रोसेस विद देम, ताकि उनकी बिजनेस इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे वो आपका LMI एप्लीकेशन हो, या अगर वो नॉमिनी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो। सो ऑल दीज थिंग्स वी असिस्ट द क्लाइंट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट पे हैं या आप स्टडी परमिट पे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? वेल, जहाँ पे अगर आप वर्क परमिट पे डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट कौन से नॉक कोड में है, अगर वो 0 में है, A में है, B में है, C में है या D में है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। मैं सबसे ये कहता हूँ कि जब भी आप यहाँ से पढ़ाई खत्म करें तो ट्राई टू फाइंड अ जॉब एटलीस्ट स्किल लेवल B। 0, A और B यही कैटेगरीज हैं। तो कई लोग कहते हैं नहीं, हम कई बच्चे कहते हैं कि हम पिज्जा डिलीवरी कर लेंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई देम, इट विल बी लो स्किल जॉब। तो वो टाइम वहां पे यूज ना करें या वेस्ट ना करें। प्लीज इंश्योर कि आप 0, A या B स्किल सेट में ही काम ढूंढें, और उसी काम के हिसाब से आपको कल एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के एरिया और प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा में सेटल हो पाएंगे या इमिग्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। चले, कोई भी क्वेश्चन हो दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। आप जैसे कह रहे हैं नंबर मेरा आ रहा है सामने, बिल्कुल बिल्कुल, आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पे हैं, और myvisas.org ये आपकी वेबसाइट है जिस पे जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे नाजरीन ले सकते हैं, हमारे व्यूअर्स ले सकते हैं। बिल्कुल। और जो मेरी पार्टनर है फरियाल हुसैन, शी इज अ फॉर्मर कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर। उनके पास भी ऑलमोस्ट 26 साल उन्होंने इस्लामाबाद में भी काम किया है कैनेडियन हाई कमीशन में, एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी टू आल्सो असिस्ट। जो भी ऐसे आपके कोई हो सिचुएशंस, फैमिली क्लास के सिचुएशंस हो, विजिटर वीजास हो, और भी किसी कैटेगरी की वीजास हो, कोई भी अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, मैरिटल सिचुएशन हो, फैमिली क्लास की कोई सिचुएशन हो, उसमें भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सिटीजनशिप में कोई आपको मदद चाहिए हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। चलें, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का अनु लाल जी। और नाजरीन, हमारे साथ हैं अनु लाल जो कि CEO हैं ऑफ जस्ट टू कैनेडा इंक, और इनकी वेबसाइट है myvisas.org। इनके नंबर्स हमारे स्क्रीन पे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, आप इनको कॉल करके इनसे 1-on-1 एक टाइम सेट करके, अपॉइंटमेंट सेट करके इनसे मिल लीजिए। आई एम श्योर दैट विद द एक्सपर्टीज दैट ही हैव ओवर द लास्ट 25 years plus, he will be able to assist you in a much precise manner and get your mandate looked after. आपका बहुत शुक्रिया भाई। Most welcome जी, all the very best and stay safe, all the best, God bless. Thank you. Thank you जी, thank you very much, thank you। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आता हूँ मैं, और फिर हमारे साथ मुरारी साहब होंगे जो कि लॉ फर्म है, रियल स्टेट लॉ फर्म, उस पर हम बात करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। I'll be back to you in just 1 second. Thank you. नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। और प्रोग्राम के शुरू में मैंने आज बड़े डिटेल से एलैबोरेट किया था कि अगर आप किसी भी किस्म की बिज़नेस ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आपकी रेजिडेंशियल क्लोजिंग है, कमर्शियल क्लोजिंग है, तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट, एक लॉयर, जिनकी और भी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं क्रिमिनल लॉ में, इमिग्रेशन लॉ में, इनकी कंपनी बहुत सारे काम करती है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम बात करें। तो हमारे साथ मुरारी लाल साहब हैं। सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। माय नेम इज मुरारी लाल कपलियाल। थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम ऊपर रखिएगा सर, थोड़ा सा।
हाँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो G9 टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया पब्लिक से अपनी जनता से रूबरू होने का। आपका बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो अंजुम जी मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके टीवी चैनल्स को, आपके सारे स्टाफ को। थैंक्स फॉर लाइक ब्रिंगिंग ऑल द मैटर्स टू द पब्लिक एट लार्ज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले I would like to say deepest condolences to the victims of COVID-19 throughout the world. And at the same time, I pray to God that as soon as possible the vaccine comes, the medicine comes for COVID-19 and people get rid of the COVID-19. So that's my humble prayer to the God. Thank you so much. इसके साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे पब्लिक से कीप सोशल डिस्टेंसिंग. दिस इज ओनली द वे राइट नाउ, बट सून. एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, ऑल द डोनर्स, ऑर्गेनाइजर्स टू हेल्प नीडी पीपल ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस. ऑन बिहाफ ऑफ Tapliyal and Rai Law, we would like to share information about our law practice. जी, मैं मुराली भाई, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं अपने नाज़रीन को दोबारा ज़रा बता दूं कि हमारे साथ मुराली लाल साहब हैं जो कि लॉ फर्म के ऑनर हैं और ही इज़ एन एक्सपर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ सोलिसिटर एंड बैरिस्टर एंड सोलिसिटर, एंड इनकी कंपनी जो है वो उसके पास डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं और हम आगे चल के भी कोशिश करेंगे कि इनसे टाइम टू टाइम इनकी रहनुमाई लेते रहें बहुत सारी और चीज़ों में भी. आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो बात करना चाह रहा था मुराली भाई, वो ये था कि ख़ास तौर पे वो लोग, ख़ास तौर पे जो कि रियल स्टेट के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं जब उनकी रियल स्टेट क्लोजिंग्स नहीं हो पाती हैं. द लास्ट मोमेंट बैंक्स प्रॉब्लम करते हैं, उनकी डिफ़ॉल्ट में चली जाती हैं मॉर्गेजेस, पावर ऑफ सेल पे चली जाती हैं मॉर्गेजेस, उनकी कमर्शियल उनकी मॉर्गेजेस अगर क्लोज नहीं हो पा रही हैं. तो थोड़ा सा सबसे पहले आप अपने रियल स्टेट लॉ के हवाले से हमारे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब वो रियल स्टेट की ट्रांजैक्शंस में जाते हैं या वो रेजिडेंशियल में जाते हैं तो उनको क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हम अपने जो पब्लिक है, अपनी जो लोग हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि रियल स्टेट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप ये देख लें कि जब आप घर बाय करते हैं जी, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी होती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. बिल्कुल ठीक. तो जैसे कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में डिपॉजिट दे देते हैं जी घर खरीदने के लिए, लेकिन अपना बजट नहीं देखते, अपनी लिमिट नहीं देखते, और फिर ये होता है कि क्लोजिंग हो नहीं पाती, फाइनेंस होती नहीं है, मॉर्गेज अप्रूव नहीं होती जी, और फिर जो है डिपॉजिट लूज हो जाता है. कई कबार तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है जी. तो सबसे पहले तो अपने बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है ये संपर्क करें कि अपनी प्री अप्रूव करा दे मॉर्गेज को. ठीक है. तो जब मॉर्गेज प्री अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद चांसेस कम होते हैं कि मॉर्गेज फेलियर. ठीक है. और आदमी को फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब मॉर्गेज टाइम पर नहीं होती. राइट. मैं लास्ट 14 साल से रियल स्टेट, कॉमर्शियल और बहुत सारी जो है वो करता हूँ कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, मतलब बिग वॉल्यूम में करते हैं, कॉमर्शियल करते हैं. तो कॉमर्शियल में जहां तक होता है कि आप बिजनेस, जो आजकल का ट्रेंड है, आप बिजनेस बाय करते हो या तो आपकी उस फील्ड की एक्सपर्टीज हो कि आप जिस बिजनेस को बाय कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नया बिजनेस ट्राई आउट करते हैं हाई कॉस्ट पे. तो अगर किसी ने नए बिजनेस पे जाना होता है तो सबसे पहले तो छोटे बिजनेस से शुरू करें. बिल्कुल ठीक है. अगर नुकसान भी हो तो उसे सहन करने की जो है फाइनेंशियली सहन डाइजेस्ट कर सकें आप उसको. बिल्कुल ठीक. डाइजेस्ट कर सकें. अगर आपने नए बिजनेस में जा रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो नेचुरल है कि किकबैक होगी और बड़ा नुकसान पूरे परिवार को उठाना पड़ता है जी. तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है बिजनेसमैन के लिए. ठीक है. तो जब हम कमर्शियल के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले कि आपने जो भी बिजनेस लेना चाहे आप रेस्टोरेंट का बिजनेस लें, पिज्जा का लें, फ्रेंचाइज लें, जो मर्जी, तो सबसे पहले तो आपके पास
एक अच्छा लॉयर होना बहुत जरूरी है, जिसको बेशक जैसे जब मैं बात करता हूँ फ्रेंचाइज की, अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस लेते हैं तो लॉयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंचाइज बिजनेस डीलिंग। वेरी ट्रू। कभी क्या होता है कि लॉयर एक्सपीरियंस होता नहीं है, एडवाइस कर देता है, चलो ऊपर हल्के में ले लेता, तो क्लाइंट का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। जब मेरे पास, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा मलिक जी, कि जब कभी हमारे पास एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट रिव्यू के लिए आते हैं जी जी, तो उस एग्रीमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से रिव्यू करें क्लाइंट के साथ, तो हम अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि भाई ये बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है या ठीक है। अगर ठीक है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए, आपने अपने फाइनेंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने इस बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, वो इतनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि लोगों को समझ नहीं आती उन चीजों की। हाँ, क्योंकि लीगल जार्गन जो होते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि माना फ्रेंचाइज एग्रीमेंट खुद ही पढ़ जाए, लॉयर से रिव्यू नहीं कराया, तो 99% आदमी के फंसने के चांस ज्यादा हो जाते हैं बिजनेस में। ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट लॉयर के पास जाते हो और अपना समय दे करके, लॉयर को समय देना पड़ता है कि लॉयर के साथ आप रिव्यू के लिए समय निकाले। काफी लोग हैं, हमें 10 मिनट में बताओ क्या है, तो वो 10 मिनट बहुत भारी पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। राइट। तो आप जब आप बिजनेस, आप अपनी स्टेक लगा रहे, अपने बिजनेस को लगा रहे, अपने पैसे लगा रहे हो, तो लॉयर के साथ बैठ के समय निकालो। लॉयर, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लॉयर के साथ टाइम लगाओ, बिल्कुल पैरावाइज रिव्यू करो और प्रॉस एंड कॉन्स जान लो कि अगर हम ये बिजनेस में गो अहेड है तो फायदा है किस तरह से, और नहीं तो नुकसान कितना होगा। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से लॉयर की ओपिनियन लेके ही काम करना चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में। जहाँ तक रिफाइनेंस का सवाल है, काफी लोगों को जब आपकी टर्म खत्म होने वाली होती है, तो जब आपकी माना 5 साल की मॉर्गेज है, क्लोज मॉर्गेज है, काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि मेरी क्लोज मॉर्गेज है, वो जाके दूसरे मॉर्गेज एजेंट के पास जाते हैं, हमें रिफाइनेंस करानी है दूसरे बैंक से कम इंटरेस्ट रेट। जी जी। अब माना कम इंटरेस्ट रेट के चक्कर में मॉर्गेज अप्रूव हो गई, फिर लॉयर को कंसल्ट लास्ट में करते हैं, जब पे आउट आती है तो उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी, डिफरेंट पॉइंट पेनल्टीज हैं जी, पेनल्टीज बहुत ज्यादा, कभी कभी तो 40-45 हजार 50 हजार की पेनल्टी आती है। वेरी ट्रू। फिर तब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जो हमने डिफरेंस कम मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट में जो अगले 5 साल में हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो पेनल्टी पे कर रहे हैं, तो उस रिफाइनेंस का क्या फायदा। तो ये जानना एक कंज्यूमर को या जो रिफाइनेंस, जो होम ओनर को ये जानना बहुत जरूरी है। आप रिफाइनेंस के पहले बैंक से कंसल्ट करो, उनको पूछो, अगर याद नहीं है कि वेरिएबल है कि फिक्स रेट है, फिक्स रेट में इंटरेस्ट डिफरेंशियल पड़ेगा जो बहुत नुकसान हो सकता है जी। तो सबसे पहले तो आपने अपने बैंक से कंफर्म करो कि मेरी मॉर्गेज वेरिएबल है या क्लोज है। अगर क्लोज है तो जब उसकी कम खत्म होने वाली हो, उसके 1 महीने पहले बैंक को नोटिफाई कर दो कि हम रिफाइनेंस करेंगे, वेरिएबल में जाएंगे, दूसरे बैंक में जाएंगे, उनको बता दो और लॉयर को तुरंत कंसल्ट कर लो। तो बिना लॉयर कंसल्ट किए नुकसान ज्यादा हो सकता है। अच्छा मुरारी साहब, ये बताइए कि ये जो लोग डिफॉल्ट में चले जाते हैं मॉर्गेजेस में, बहुत सारे लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता नहीं होती कि डिफॉल्ट मॉर्गेजेस क्या होती हैं, और पावर ऑफ सेल जो हो जाता है उस पर थोड़ा सा जरा रोशनी डालिए जरा हमारे खासतौर पे व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो सबसे पहले तो ये है कि जिनको ये पता नहीं होता कि अगर मेरी मॉर्गेज डिफॉल्ट गई, तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आप किसी की भी मॉर्गेज कंटिन्यूअस 3 मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट अगर डिफॉल्ट होती है, तो पावर ऑफ सेल का नोटिस इश्यू करता है लेंडर, ठीक है, बैंक हो या प्राइवेट लेंडर जो भी हो। पावर ऑफ सेल नोटिस में स्टैट्यूटरी पीरियड होता है 35 डेज का। अच्छा, तो जो पावर ऑफ सेल का नोटिस है उसके बाद 35 दिन गवर्नमेंट 35 दिन जो है लैंडर को देने पड़ते हैं बोरोवर को, कि अपनी मॉर्गेज को गुड स्टैंडिंग में लाने के लिए। अच्छा, अगर 35 डेज में गुड स्टैंडिंग में नहीं लाया या कोई एक्शन नहीं लिया बोरोवर ने, कोई ये नहीं किया इसको गुड स्टैंडिंग में लाने के लिए मॉर्गेज को, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इश्यू होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस से। अच्छा, वो होते तो तुरंत जैसे नोटिस आए किसी को, तो लॉयर से कंसल्ट करो ताकि वो बार्गेन करके निगोशिएट करके आपकी मॉर्गेज को गुड स्टैंडिंग में लाने के लिए पे आउट बना सकता है। ठीक है। अगर लॉयर हायर ही नहीं किया तो डिफॉल्ट जजमेंट हो जाएगा।
अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया तो शरीफ का जो एविक्शन हो सकते हैं, एविक्शन। जब एविक्शन हो गई उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके अच्छा, बाद तो मिसाल के तौर पे अगर कोई घर पावर ऑफ सेल पे चला गया और एविक्शन हो गई, वो आपकी वो जब नेक्स्ट अगर आप कोई मॉर्गेज लोगे तो वो आपको फिर शो करेगी आपके क्रेडिट के ऊपर कि वो डिफॉल्ट हुई थी मॉर्गेज? अगर उस पर रिट जजमेंट पड़ी हो तो, अगर रिट नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। अच्छा, रिट से क्या मुराद है हमारे नाजरीन के लिए? हाँ, नागरिक के लिए ये है कि रिट एग्जीक्यूशन होती है जब जजमेंट जो है कोर्ट में उसके नाम से रजिस्टर्ड होता है जजमेंट। तो मोस्टली पावर ऑफ सेल पे अगर रिकवरी मुश्किल होती है तो रिट भी साथ में रजिस्टर कर देते हैं। अच्छा, तो रिट एग्जीक्यूशन का जो है जिस एलआरओ में, जिस लैंड रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है, हाँ, उसमें रिट एग्जीक्यूशन होगा तो वो शो करेगा जब तक वो रिट एक्सेप्ट नहीं होती। अच्छा, अच्छा, बट पावर ऑफ यानी कि वो ओपन टू द पब्लिक है, वो पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक कैन सी इट। हाँ जी, पब्लिक कैन सी। अच्छा, 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 तो वो एक क्रेडिट के लिए अच्छी बात नहीं होती। राइट। अच्छा, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिट जो है विड्रॉल हो जाती है, रिट का इतना बड़ा टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हमारे नाजरीन को कि जब लोग रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस, जैसे कि अब आजकल ये लोग प्री कंस्ट्रक्शन में अपने घर वगैरह बुक करते हैं बिल्डर्स के साथ, हाँ जी, उसमें लोगों को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? एज अ लॉयर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन प्री कंस्ट्रक्शन के जो घर है या यूनिट है या टाउन हाउस है, उसमें सबसे पहले तो बिल्डर का 10 दिन का कूलिंग पीरियड होता है, 10 डेज। ठीक है। फॉर रिव्यू। अगर उस 10 दिन के अंदर तो काफी लोग लापरवाह होते हैं, वो केयर नहीं करते। 10 दिन ठीक है, लॉयर से क्या बात करनी, चलो कूलिंग पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है। बट अगर विद इन 10 डेज जो कूलिंग पीरियड होता है उसमें लॉयर के पास अगर आप अपना एग्रीमेंट रिव्यू कराते हैं तो सबसे पहले बीइंग एक्सपर्ट लॉयर्स हम क्या करते हैं कि उसको प्राइस कैप करवाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट की। जैसे कि नए घरों में कुछ चीजें ध्यान देनी होती है कि जो एजुकेशन ली है, डेवलपमेंट चार्जेस है, ये बिल्डर जो है ग्रे एरिया है बिल्डर का। बिल्डर उसको खुला रखता है कि जो भी शेयर होगा, आपका पोर्शन होगा, वो आपको चार्ज करेंगे। अच्छा, बट वो पोर्शन एक सब डिवीजन के ऊपर होता है कि जब आप सपोज करो कि बिल्डर ने 100 घर बनाए, तो 100 घरों के ऊपर उसने जो डेवलपमेंट चार्ज भरा वो उसकी कैपिंग करेगा। अच्छा, वो सिटी को डेवलपमेंट चार्ज भरेगा लमसम में। ठीक है। और वो कहीं अपने जो दूसरे खर्चे माइनस प्लस करके एडजस्ट करके भरेगा। ठीक है। लेकिन वो उतना से उससे भी ज्यादा पैसा बिल्डर वसूल करेगा उन 100 घर के ओनर से। अच्छा, अगर आपने प्राइस कैप नहीं की, अगर आपने प्राइस कैप कर ली, माना कि जो $1 मिलियन के घर हैं उसकी प्राइस 4,000 से 5,000 कैप करनी चाहिए। अगर आपने प्राइस कैप नहीं की तो वही 17,000 से लेकर 27,000 30,000 तक का बिल्डर जोड़ देगा लास्ट में, तो वो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ेगा। इसलिए वाइज आइडिया ये कि जैसे आपने एग्रीमेंट साइन किया 10 दिन के अंदर लॉयर को बोलो रिव्यू कर ले। काफी टाइम में नए घरों में असाइनमेंट क्लॉज नहीं होती। राइट। अब वो ध्यान देना पड़ता है कि अगर आपके पास असाइनमेंट क्लॉज नहीं है तो वो घर आपको किसी भी सूरत में हर हाल में क्लोज करना है आप। ठीक है। मैं जरा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे साथ मुराली लाल साहब हैं जो कि रियल एस्टेट लॉयर हैं और इनके दफ्तर में और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो ये देते हैं। आज हम ख़ास तौर पे हमारा फोकस जो है वो रियल एस्टेट लॉ पे है। तो जैसे कि अभी वो बता रहे हैं कि अगर आपने बिल्डर से कोई घर लिया है तो कोशिश करें कि विद इन द 10 डेज़ जो कूलिंग पीरियड होता है उसमें आप लॉयर से रब्ता करें। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सारी नीटी ग्रिटी जो है वो लॉयर से डिस्कस करें और फिर उनके मशवरे के बाद आप फर्दर आगे सेकंड जो आपने डिसीजन लेना है वो आप उसको लें। और अगर उसमें ओपन क्लॉज का असाइनमेंट नहीं है तो तब भी लॉयर से डिस्कस करें कि इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं अगर आप इस डील को क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा मुराली साहब, ये बताइएगा कि मिसाल के तौर पे कि 2 साल पहले 2 साल का प्रोजेक्ट है और आज आपने बुक किया, आपने 5% भी दे दिया और अब आपकी क्लोजिंग क्लोज आ रही है और क्लोजिंग पे आप क्लोज नहीं कर पाए 2 साल के अंदर जो टाइम पीरियड था जो उन्होंने जो भी दिया,
तो उसके बाद आपके पास क्या अख्तियारत रह जाते हैं बिल्डर के साथ लड़ने के लिए कि जी मुझे अपने पैसे वापस मिल जाएं? क्योंकि मेरी मतलब चीज़ें लाइक कोविड-19 हो गया, लोगों की जॉब चली गई, कोई बीमार हो गया, थिंग्स हैपन, सो लोगों के पास उसके लिए रिकंसिलिएशन के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो वो उस पर फाइट कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा अंजन जी। तो जो बिल्डर की क्लोजिंग है, अगर किसी कारणवश से क्लोजिंग नहीं हो पाई जी, तो जैसे बिल्डर का प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि 2 साल का प्रोजेक्ट है लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं पूरा किया जी, तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कि टेरेन वारंटी की जो क्रिटिकल डेट्स होती है वो हर बिल्डर को टेरेन वारंटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। टेरेन वारंटी की डेट्स होती है कि अगर ये बायर के पास आखिरी डेट है, इस डेट तक अगर बिल्डर ने नहीं बनाया तो बिल्डर टू $150 पर डे अच्छा, के हिसाब से पे या $150 के हिसाब से पे करेगा, बट मैक्सिमम लिमिट उसकी 7,500 है। अच्छा, तो बिल्डर को 7,500 क्रेडिट करने पड़ेगा डिले क्लोजिंग के लिए। डिले बिकॉज ऑफ बिल्डर फेल टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, चाहे वो ग्रेड हो चाहे सिटी का हो, प्रोजेक्ट हो, अगर डिले पर 7,500 इज मैक्सिमम क्रेडिट टू परचेजर। एक सर्टेन डेट के बाद में अगर बिल्डर फिर भी प्रोजेक्ट नहीं करता, बायर हैज ऑल द ऑप्शन टू कैंसिल दैट एग्रीमेंट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है बायर। अच्छा, उसको सारा डिपॉजिट मिलेगा, 7,500 के लिए भी वो क्लेम कर सकता है डिले के लिए। ठीक है, और सारा रिफंड कर लेगा। ठीक है, और लॉ सूट भी लॉन्च कर सकता है अगर उसको कुछ स्पेशल डैमेज प्रूव कर सकता है। ठीक तो है, ये तो हो गया बिल्डर की क्लोजिंग का। बट जैसे आपने प्रश्न पूछा कोविड-19 क्राइसिस, अगर किसी की जॉब चली गई, मॉर्गेज नहीं हुई, तो इस समय बिल्डर थोड़ा लीनियन है। अच्छा, कई अच्छे बिल्डर भी हैं जो एक्सटेंशन दे रहे हैं, बट काफी बिल्डर एज पर कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, तो वो इस समय जो है क्रिटिकल कंडीशन है। नहीं तो उसमें मिसाल के तौर पे किसी की अगर क्लोजिंग है वो 30 जुलाई को मिसाल के तौर पे, और ये कोविड-19 चल रहा है, तो आप बिल्डर को कह सकते हैं कि मेरी क्लोजिंग एक्सटेंड कर दें आप विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट? नहीं, वो काफी अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल बिल्डर के ऊपर। अच्छा, काफी बिल्डर तो अकोमोडेटेड है कि वो अकोमोडेट कर लेते कि चलो आप हमारी कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज की जो लोन है उसका इंटरेस्ट है वो आप पे करो। अच्छा, और आप एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, काफी बिल्डर हैं जो डिपॉजिट फॉरफिट कर लेते हैं। अब उसका वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब कोर्ट ऑर्डर ये नहीं करता कि आप फॉरफिट नहीं कर सकते। अब आप कैपेबल नहीं हो, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहे कोविड-19 हो चाहे कुछ भी हो, आप तो वो लॉ की बात है। तो जो सिविल राइट्स है बिल्डर के वो इस्तेमाल करेगा और डिपॉजिट फॉरफिट करेगा। अच्छा, तो वो कहीं किसी प्रीमियर ने या किसी गवर्नमेंट ने इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है कंज्यूमर को कि अगर आप एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली वो था कि आप जो है टेनेंट को वैकेट नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता, बट ये कोई गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन नहीं किया कि अगर लैंडलॉर्ड वैकेट नहीं कर सकता तो टेनेंट को मैंडेटरी पे करना पड़ेगा, वो कोई रूलिंग नहीं दी। अच्छा, या लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन मिलेगा, वो भी कोई रूल। सो एक ग्रे एरिया जो है सरकार ने छोड़ दिया, ग्रे एरिया। अब आप लड़ते रहो आपस में, हमने तो बोल दिया कि आपको खाली नहीं करेंगे पैंडेमिक में। ठीक, तो काफी चीजें होती है जो रूल जो सरकारें भी कभी ग्रे एरिया छोड़ देती है कंज्यूमर के लिए। राइट। आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरती से बहुत सारी चीजें कवर की हैं। और रीकैप अगर मैं आपसे कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि एज ए रीकैप हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो क्या उनके लिए आपकी रिकमेंडेशंस हैं मुराली जी? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अंजुम मलिक जी को और उनकी टीम को, G9 टीवी को सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हमने रियल एस्टेट, इस कोविड-19 पैंडेमिक में रियल एस्टेट की बातें की। आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी मसला रियल एस्टेट रिलेटेड है, चाहे वो आपकी क्लोजिंग एक्सटेंशन हो, चाहे रिफाइनेंस का हो, चाहे पेनल्टीज का हो, आप रेफर कर सकते हैं, किसी भी लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा है 9054632088 जी। फोन नंबर फिर से रिपीट करूंगा, 9054632088 जी। डपलियाल एंड राय लॉ फर्म ब्रैम्पटन। हम लोग ब्रैम्पटन में लोकेटेड हैं
किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ में हम क्लाइंट्स को अकोमोडेट करते हैं। वी आर नोन फॉर बेस्ट सर्विसेज इन गल्फ स्टेट, कॉमर्शियल। इसके साथ हम फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, लिटिगेशन, हम आपसे नेक्स्ट एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ पे हम बात करेंगे डिटेल से मुराली जी। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ दोबारा एक हफ्ते के बाद जुड़िए और आप थोड़ा सा उस हवाले से भी हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी वो सर्विसेज जो हैं। हाँ जी, हमारा भाग्य होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ हम जुड़े हैं। आपके साथ तो हमारे परम मित्रों से संबंध है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि मुराली जी जो हैं, ही रैन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लास्ट ईयर इन अक्टूबर फ्रॉम ब्रैम्पटन राइडिंग, माशाल्लाह, एंड ही हैड गॉट लॉट ऑफ वोट्स, आई वुड से। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुराली भाई। वेब में नहीं निकले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको स्टे ब्लेस्ड सर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुराली लॉ ऑफिस से मुराली लाल साहब, और इनकी ऑफिस में बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें रियल स्टेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, और उसमें इनकी महारत है। इनके पास पूरी एक टीम काम करती है। अगर आपका कोई भी इशू हो, आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने बड़ी डिटेल से रियल स्टेट लॉ पे आज इनसे बात की है। आगे चल के नेक्स्ट प्रोग्रामों में इनसे हम बात करेंगे फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी। प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ आज अनु लाल साहब थे, इमिग्रेशन के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। तो आज मैंने कोशिश की है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए इमिग्रेशन के हवाले से और रियल स्टेट लॉ के हवाले से। मेरा ईमेल एड्रेस voiceoftoronto2020@gmail.com है। मेरा फ़ोन नंबर जो है प्रोग्राम के बाद राब्ते का, वो हमारी स्क्रीन पर रहता है। आपका फ़ीडबैक जो है प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी है। Z9 प्लेटफॉर्म जो है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी आवाज़ है। वॉइस ऑफ टोरंटो आपकी आवाज़ है। अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी इस प्रोग्राम में आपको बुला के, आपसे बात करके। Z9 डिजिटल जो है उसके ऊपर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। वी हैव एन एरिया ऑफ मार्केटिंग जिसमें कि बहुत सारे हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल हैं, एंड दे आर वेरी कोविड-19 की वजह से दे हैव ब्रॉट इनटू अ प्राइसिंग वेयर एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये है Z9 की तरफ से कि हमारी जो कम्युनिटी है जिसने कोविड-19 में इतना सफ़र किया है, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हमें जो देखती है, आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम आपकी मदद कर सकें और आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज और आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है आपका, वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। कोशिश करें कि अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। ज़िंदगी और सेहत ने वफा की तो इंशाल्लाह आई कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।